तो आज हम लोग बात करेंगे पाउली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम क्या कहता है? किसी भी एक ऑर्बिटल के दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता। यदि मुख्य दिगंत चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान समान है तो चक्रण क्वांटम संख्या का मान अवश्य ही भिन्न होगा। ये पाउली का अपवर्जन नियम है। इसके पहले हम लोग क्वांटम नंबर स्टडी किए, तो क्वांटम नंबर में आपको बताया गया क्वांटम नंबर होते क्या हैं। ऐसी संख्या जो किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा के बारे में बताती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर। ये चार प्रकार की होती हैं: मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंती, चुंबकीय और चक्रण क्वांटम संख्या। तो अब देखो हम लोग क्या करते हैं, पाउली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कर रहा है, पहले इसका प्रिंसिपल लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल no two electrons within the same orbital no two electrons within the same orbital can have किसी भी कक्षक के दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता। नो टू इलेक्ट्रॉन्स विद इन द सेम ऑर्बिटल कैन हैव द सेम वैल्यू फॉर फोर क्वांटम नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी एक कक्षक के दो इलेक्ट्रॉन के लिए, सपोज करो ये आपके पास एक ऑर्बिटल है और ये आपका सपोज करो 4s2 है। ये 4s2 में दो इलेक्ट्रॉन है, तो कह रहे हैं किसी भी एक ऑर्बिटल के दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो चारों क्वांटम नंबर्स डेवलप किए गए वो किस लिए डेवलप किए गए? इलेक्ट्रॉन की स्थिति और एनर्जी को डिसाइड करने के लिए। इलेक्ट्रॉन की स्थिति और एनर्जी को डिसाइड करने के लिए। अगर यहाँ पर हम लोग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें, दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो इसका जो n होगा, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अर्थात ये सेल के बारे में बता रहा है, n इक्वल टू 4 हो जाएगा। l इक्वल टू s के लिए l इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी s के लिए जो l की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 0 होती है। और फिर इसके बाद m की वैल्यू क्या हो जाएगी? m की वैल्यू ऑलरेडी 0 हो जाएगी, और यहाँ पर s इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस हाफ हो जाएगा, प्लस हाफ। s इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस हाफ। अगर हम लोग दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए देखें तो यहाँ पर भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 हो जाएगी। h के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। m की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? l की, ये भी 0 हो जाएगा, और s की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी? माइनस हाफ हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं इस दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान अलग अलग दिया गया है। ये देखिए यहाँ पे n इक्वल टू 4 है, ये भी n इक्वल टू 4 है। l इक्वल टू 0, ये भी l इक्वल टू 0। m इक्वल टू 0, ये भी m इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। या आप ऐसे कर सकते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, और ये है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और ये है स्पिन क्वांटम नंबर। आप देख रहे हैं कि किसी भी एक कक्षक के किसी भी एक ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए जो 4 क्वांटम नंबर बनाए गए हैं वो आपस में डिफरेंट है। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इक्वल है, एजीमुथल इक्वल है, मैग्नेटिक इक्वल है, लेकिन स्पिन क्या है? आपस में डिफरेंट है। स्पिन क्या है? आपस में डिफरेंट है। ये सारी वैल्यू आपस में इक्वल है, ये सारे वैल्यू आपस में इक्वल है, लेकिन s की वैल्यू आपस में क्या है? डिफरेंट है। यही पाउली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। अब पाउली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से क्या निकला? ये देखो इनके कंसेप्ट में क्या निकला कि किसी भी एक कक्षक के दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता। यदि मुख्य दिगंत चुंबकीय का मान समान है तो चक्रण ही अवश्य भिन्न हो। तो यहाँ पे हम पूरी बात लिख दें, इफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर are same, then
spin quantum number must be different for 2 electrons in same orbit. For 2 electrons within same orbital. एक ही ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए ये चारों क्वांटम संख्या मान समान नहीं है। इससे कंक्लूजन क्या निकलता है? एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक की स्पिन जो होगी वो क्लॉकवाइज होगी। 1 electron can be rotated in clockwise direction. That magnetic moment is equal to plus half, and another electron is rotated in anti-clockwise direction. Direction that is minus of. Here S equal to plus of, here S2 equal to minus of. And you know that total spin angular momentum S equal to क्या हो जाएगा? S1 plus S2. कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन उनका ये निकलता है पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में, एक कक्षक में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तीसरा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। और वो 2 इलेक्ट्रॉन में से एक स्पिन क्लॉकवाइज होगी, दूसरे की स्पिन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी। इससे क्या होता है, अगर सपोज करो दोनों की स्पिन अगर क्लॉकवाइज होती है तो उससे क्या होता है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज कर जाती है, जिसके कारण स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ से देखो, एक इलेक्ट्रॉन जो होगा क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज में। क्यों ऐसा होता है? आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेक की जाए तो मल्टीप्लिसिटी m इक्वल टू क्या होता है? 2s प्लस 1 होता है। मल्टीप्लिसिटी m इक्वल टू क्या होता है? 2s प्लस 1। और यस क्या है? रिजल्टेंट स्पिन है, s इक्वल टू s1 प्लस s2। तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं m इक्वल टू क्या हो सकता है? 2 इंटू s1 प्लस s2 प्लस 1। अगर यहाँ पे देखा जाए s1 प्लस हाफ है, s2 माइनस हाफ है, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी? ये प्लस हाफ और ये माइनस हाफ, ये प्लस 1, ये 0 हो जाएगा। 0 इंटू 1 इक्वल टू कितना हो गया? 1। तो मल्टीप्लिसिटी उसकी क्या आ जाएगी? सिग्नल आ जाएगा। अगर सपोज करो, ये तो मैंने किसकी बात की? जब एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज होगा। लेकिन अगर हम लोग दूसरा केस लेते हैं, अगर दोनों सपोज करो क्लॉकवाइज होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज हैं, या फिर ये स्थिति है या फिर ये स्थिति है, तो वहाँ पे मल्टीप्लिसिटी m इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2s प्लस 1 हो जाएगा। और 2s प्लस 1 में यहाँ पे दोनों क्लॉकवाइज में s1 इक्वल टू प्लस हाफ और s2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस हाफ। हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 इंटू s1 प्लस हाफ और प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 2 3। यहाँ पे ये ट्रिपलेट आ गया, और यहाँ पर क्या आया था? सिंगलेट। तो मैंने क्या बताया? अगर मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज करती है, मल्टीप्लिसिटी अगर इंक्रीज करेगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी? स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सन क्या होगा? बढ़ेगा। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में है, यहाँ पे रिपल्सन का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। अगर एक क्लॉकवाइज है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे रिपल्सन का मैग्नीट्यूड कम होगा। तो ये इस कारण से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? एक क्लॉकवाइज में होते हैं, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में होते हैं। कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि एक ऑर्बिटल से 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो 1 ऑर्बिटल यहाँ पे कंक्लूजन में लिख रहा हूँ। पहला कंक्लूजन ये है, ऑर्बिटल है मैक्सिमम 2 electrons which is anti-parallel to each other। पहला कंक्लूजन ये निकला।
दूसरा कंक्लूजन क्या निकला? दूसरा कंक्लूजन ये निकला किसी भी सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 2n स्क्वायर। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल इज 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर किसी भी सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2n स्क्वायर। जैसे फर्स्ट सेल है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे मैं नोट करूँ, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे किसी भी सेल में? 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे सपोज करो ये आपका सेल है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। n इक्वल टू यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4। अगर यहाँ पे हम लोग फर्स्ट सेल के लिए बात करें, फॉर फर्स्ट सेल जिसको डिजाइन किया जाता है दैट इज के सेल। अगर हम लोग फर्स्ट सेल के लिए बात करें, या आपका के सेल है, एल है, एम है और ये क्या है? एन। तो फर्स्ट सेल में n इक्वल टू क्या हो जाएगा? n इक्वल टू 1। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर। इट मीन्स 2 into 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्वांटम ऑफ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर हम लोग बात करें सेकंड सेल के लिए, फॉर सेकंड सेल दैट इज कौन सा सेल है? दैट इज एल सेल। एल सेल में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n वैल्यू 2 हो जाएगी। n की वैल्यू 2 होने पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? मैक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर, 2 into 2 का स्क्वायर इक्वल टू 8। सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड सेल दैट इज एम सेल। n इक्वल टू कितना हो जाएगा? थर्ड सेल n इक्वल टू 3 हो जाएगा। थर्ड सेल में n इक्वल टू 3। तो मैक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2n स्क्वायर। n की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, 2 into 3 का स्क्वायर इक्वल टू 18। थर्ड सेल कंटेन 18 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट फॉर फोर्थ सेल दैट इज n सेल। n सेल के लिए n इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 हो जाएगा। तो मैक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हो जाएगा 2n स्क्वायर। इट मीन्स 2 into 4 का स्क्वायर। 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। There are 32 electrons in 4 cells. Okay. So here we have calculated maximum number of electron in the cell equal to 2n square. Now next is, again we have calculated the maximum number of, third conclusion, maximum number of electrons in the orbital. Maximum number of electrons, first of all we have calculated maximum number of electrons in subcell after the cell. In subcell, maximum number of electrons in subcell equal to 2 into 2l plus 1. 2 into 2l plus 1. We are going to calculate the maximum number of electrons in subcell, and you know that there are 4 subcells are present, S, P, D and F. Here for S subcell. For S subcell, for the value of L, the value of L equal to 0. Here maximum number of electrons equal to 2 into 2l plus 1. 2l plus 1. The value of L is put 0. 2 into 0 plus 1 equal to what? 0 plus 1. 1 into 2 equal to 2 electrons. ये L इक्वल टू 0 कैसे मिला? क्वांटम नंबर्स में हम लोग स्टडी किए। S के लिए L की वैल्यू कितनी होती है? 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए कितनी होती है? 3 होती है।
ये हमेशा याद रखिए। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड इज फॉर पी सबसेल। फॉर पी सबसेल, पी सबसेल मीन्स दैट इज L equal to 1, that is L equal to 1, maximum number of electron equal to 2 into 2L plus 1. Here the value of L is 1, 2 into 1 plus 1, that is 6 electrons in P subcell. Third is for D subcell, maximum number of electrons for D, the value of L equal to 2. L equal to 2. Here maximum number of electron equal to 2 into 2L plus 1 equal to 2, 2 into 2 plus 1 equal to 10. Fourth is for F subcell. For F subcell, the value of L equal to 3, max number of electrons equal to 2 into 2L plus 1. Here the value of L is 3, 2 into 3 plus 1, there is 14 electrons. Okay. Now next point is maximum number of orbitals in subcell. Now next point is maximum number of orbital in subcell. Maximum number of orbitals. This is the fourth point. Maximum number of orbitals in subcell equal to maximum number of orbital in subcell equal to 2L plus 1. Okay. Here for the calculation, first is for F subcell, maximum number of orbitals equal to 2L plus 1. For F subcell, the value of L is 0, 2 into 0 plus 1 equal to 1. F subcell consists of 1 orbital. For P subcell, maximum number of orbitals for P subcell, and the value of L is 1, maximum number of orbital equal to 2 into 2L plus 1 equal to 2 into 1 plus 1 equal to 3. P subcell consists of 3 orbitals, you know that is Px, Py and Pz. Px, Py and Pz. Third is for D subcell. Max number of orbitals equal to 2L plus 1. The value of 2 into 1 plus 1 equal to 2 into 2 plus 1 equal to 5. D subcell consists of 5 orbitals, that is dxy, dyz, dzx, dx square minus y square, and also dz square. Onwards, you have calculated for F subcell. F subcell also consists of 7 orbitals. Okay, 7 orbitals. Fx, x square minus y square, fx, fy x square minus y square, fz x square minus y square, fx yz. Okay, इस तरीके से number of 7 orbitals present in D subcell. Now you have calculated also number of electrons in the orbitals, number of electrons in the subcell. Now next point is number of electrons. Fifth point is number of electrons, maximum number of electrons in subcell.
सबसेल इक्वल टू एन स्क्वायर। मीन्स किसी भी सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एन स्क्वायर रहते हैं। आइए कैलकुलेट करके देखते हैं। आपके पास 7 है, सॉरी 4 सबसेल है। फॉर एस सबसेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कैलकुलेटेड, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल हो गया ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, maximum number of electron, okay, sorry, maximum number of orbitals in cell, orbital in cell equal to n square। हम लोग कैलकुलेशन करने चल रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सेल इक्वल टू n स्क्वायर फॉर n इक्वल टू n equal to 1 means first cell, this is the first cell, maximum number of orbital equal to कितना हो जाएगा, max number of orbital equal to n square, it means 1 का square 1। for second cell that is n equal to 2, max number of orbital equal to n square means 2 का square equal to 4। third is for third cell max number of n equal to third, max number of orbital equal to 3 का square means 9। for fourth cell n equal to 4, maximum number of orbital equal to 4 का square means 60। ये सब कैसे फाइंड आउट हो रहे हैं इसको आप लोग एक बार देख लें, फिर इसके बाद ये जैसे सपोज करो ये आपका सेल है, ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, n इक्वल टू 1 2 3 4। अगर इसमें देखा जाए तो ये नंबर ऑफ सेल है, इसमें कितने नंबर ऑफ सबसेल होंगे, 1, दैट इज h। यू हैव राइट 1 yes। इसमें फॉर 1 सेल के लिए जो सबसेल जो ऑर्बिटल मिला वो कितना है 1। इसका मतलब ये हुआ इसके पास कितने ऑर्बिटल होंगे, सिर्फ 2 में 2 सबसेल होते हैं s और p मीन्स 2s और 2p। तो s ऑर्बिटल जो होता है इसके पास 1 ऑर्बिटल होते हैं, p ऑर्बिटल के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो दूसरे सेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो गए, 1 2 3 4, टोटल ऑर्बिटल इक्वल टू 4। तो n इक्वल टू सेकंड सेल में टोटल ऑर्बिटल कितने हैं 4 है। इसमें आपको 3s है, 3p है और 3d है। इसमें 1 ऑर्बिटल, इसमें 3 ऑर्बिटल, इसमें d में 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल। तो इस तरीके से टोटल कितने हो गए, 9 ऑर्बिटल। इसमें भी अगर आप देखेंगे 4 वाले में, तो 4 वाले में आपको क्या क्या मिलेगा, h मिलेगा 4s 4p 4d मिलेगा और नेक्स्ट आपका 4s मिलेगा। इसमें 1 ऑर्बिटल, इसमें 3 ऑर्बिटल, इसमें d में 1 2 3 4 5 और इसमें 7 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल। इस तरीके से 7 + 5 12 3 15 1 16। इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो गए 16। आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक।